नमस्कार, बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में आपका और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। सीधा आपको मैनपुरी ले चलते हैं। अखिलेश यादव वहां पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी लगातार पिछले कई दिनों से लोगों के बीच में काम करने वाले पूर्व मंत्री विधायक रामेश्वर राजभर जी, पूर्व मंत्री विधायक लालजी वर्मा जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेता, इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मुझे ये महसूस हो रहा है, वो मैं ये कह सकता हूँ आपके चेहरों को देख करके कि इस बार भूगांव की जनता इतिहास बनाने जा रही है। इतना उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, ये लगता है कि अब भूगांव विधानसभा को हम लोगों को गोद में लेना पड़ेगा, गोद लेकर के ही काम करना पड़ेगा। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि भूगांव पीछे क्यों रहता था। ये हमारी कमी है, ये हमारी कमी है। बिल्कुल कन्नौज से जिसकी सीमा छूती हो वो पीछे कैसे रह सकता है। ये बहुत ही ऐतिहासिक धरती है। जिन हमारे साथियों ने इतिहास के पन्ने पलटे होंगे, मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में जाना होगा, वो जानते होंगे कि पंडित गेंदालाल दीक्षित का कितना योगदान रहा है क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने से लेकर के शाहजहांपुर के हमारे बिस्मिल क्रांतिकारी और उनके साथ न जाने कितनी हजारों की संख्या में जो क्रांतिकारी तैयार हुए थे देश को आजादी दिलाने के लिए। मैं आज इस मौके पर इस गांव में जब हूं तो उन तमाम क्रांतिकारियों को मैं याद करता हूं जिनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ है। और खासकर अलीपुर खेड़ा महान क्रांतिकारी स्वर्गीय दम्मीलाल पांडे की जन्मभूमि है। इसी मिट्टी में वो जन्मे और न केवल उनकी वजह से बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर के बड़ी संख्या में क्रांतिकारी लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं। जो लोग मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में जानते होंगे, अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दी थी कि किस तरीके से पंडित गेंदालाल दीक्षित जी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उस समय अंग्रेज नाकाम रहे। और एक समय ऐसा भी आया था कि अंग्रेजों की पुलिस भागते भागते उन्हें यमुना के किनारे तक ले गए। जब उन्हें लगा कि शायद अब न पकड़े जा सकते हैं तो गेंदालाल दीक्षित जी और बिस्मिल उनके साथी यमुना में कूद गए। पुलिस के लोग फायरिंग करते रहे, अंग्रेजों के जो पुलिस थी फायरिंग करती रही, वो पानी से नहीं निकले। उन्हें लगा कि ये सब क्रांतिकारी शहीद हो गए हैं, लेकिन वो इतना पानी के अंदर तैर करके बाहर निकल गए। और उसके बाद जो संदेश दिया है, मैं समझता हूँ क्रांतिकारियों की लड़ाई 1857 के बाद जितने भी आंदोलन हुए, कहीं न कहीं हमारे जितने क्रांतिकारी मैनपुरी के रहे, जहाँ से शुरुआत हुई, गेंदालाल दीक्षित, पंडित दम्मीलाल पांडे का योगदान बहुत बड़ा है। आज मैं आपसे आखिरी दिन वोट मांगने आया हूँ। लगातार हम लोग मैनपुरी में अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं। कुछ जगह हम पहुंचे हैं, हमारी पार्टी के नेता गांव गांव गए हैं और डिम्पल यादव जो प्रत्याशी वो भी कई जगह गए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि ये क्षेत्र नेताजी का रहा है और आपने नेताजी को यहाँ पर से कई बार चुन करके भेजा है।
यहाँ से लोकसभा जीते और लोकसभा जीत करके वो देश की बड़ी बड़े स्थानों पर रहे, बड़े बड़े पद पर रहे। और नेताजी के बारे में जो जानते होंगे वो ये जानते हैं, हमारे पुराने लोग और नए लोग भी, कि नेताजी किसी ऊंचाई पर पहुंचे होंगे लेकिन अपने गांव गरीब और किसान को कभी नहीं भूले। उनके लिए क्या हो सकता है, उनका जीवन कैसे बदल सकता है, उसके लिए लगातार वो कोशिश करते रहे। जो बड़े बड़े फैसले लिए उन्होंने, एक बार तो वो संघर्ष करते रहे और जब मौका मिला उन्हें फैसला लेने का, जो हमारे पुराने किसान भाई और बुजुर्ग बैठे होंगे वो जानते होंगे नेताजी पहले मुख्यमंत्री बने थे जिन्होंने किसानों का 10,000 कर्जा माफ किया था। आज हो सकता है 10,000 की कीमत कुछ ना हो, लेकिन अब से सोचिए 30 साल पहले वो 10,000 रुपए की कीमत क्या थी। उस समय किसान की हालत खराब थी, बड़े पैमाने पे किसानों के सामने संकट था। नेताजी जब मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश में पहली बार किसानों का अगर कर्ज माफ हुआ था 10,000 का, तो नेताजी ने कर करके दिखाया। ये हमारे पुराने लोग ये भी जानते होंगे कि जब किसान और छोटा व्यापारी अपना कारोबार या अपनी फसल को लेकर के निकलता था तो कई जगह उसे चुंगी देनी पड़ती थी, अपमानित होता था। किसान चुंगी से निकलता तो अपमानित होकर के निकलता था, छोटा व्यापारी भी अपमानित होता था। बहुत लोग चाहते थे कि ये चुंगी व्यवस्था खत्म हो, नहीं हो पाई। लेकिन जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चुंगी व्यवस्था को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारे किसान और व्यापारी लोग जानते हैं, जब वो देश के रक्षा मंत्री बने उससे पहले आप लोग जानते होंगे जब कभी कोई शहीद होता था सीमा पर, हमारा जवान जब शहीद होता था उसका केवल वर्दी पहुंच जाती थी, बेल्ट आ जाती थी, टोपी आ जाती थी, उसे वो सम्मान नहीं मिलता था जो आज मिलता है। जिस समय नेताजी रक्षा मंत्री बने उन्होंने कहा कि जो शहीद होगा उसका पूरा सम्मान किया जाएगा और उसको पूरे सम्मान के साथ घर परिवार तक पहुंचाया जाएगा। जो अधिकारी थे, जो बड़े बड़े जनरल से लेकर के और लोग थे, उन्होंने कहा ये जो फौज में जवान है वो कई बार बहुत पहाड़ की चोटी पर शहीद हो जाते हैं, ऊंचाई पर शहीद हो जाते हैं, कभी घाटी में कोई घटना हो जाती है, कभी रेगिस्तान में, कभी सीमा में, कभी चीन के बॉर्डर पर। तो अगर हम जवान को उसके गांव तक लेकर के जाएंगे तो हमारा देश बहुत बड़ा है। कोई जवान दक्षिण भारत का है, कोई जवान हमारे बिहार का है, कोई जवान नागालैंड का है, और अलग अलग जगह घरों से न जाने कितनी दूर पोस्टिंग होती है उनकी। अगर शहीदों को सम्मान के साथ ले जाना पड़ेगा, उनका पार्थिव शरीर अगर गांव तक पहुंचाना होगा उनके परिवार के बीच में, तो सरकार के बजट का बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। पैसा कहां से आएगा, बजट नहीं है उतना। नेताजी जानते थे, वो गांव गरीब आपके बीच से निकले थे। उन्होंने कहा कि बजट का कितना भी पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन हमारा किसान का बेटा पूरे सम्मान के साथ घर पहुंचेगा, उसके गांव में उसका पार्थिव शरीर पहुंचा जाएगा। अगर वो फैसला किसी ने लिया था तो वो नेताजी जब रक्षा मंत्री बने थे तब उन्होंने फैसला लेकर के हमारे तमाम जवान जो शहीद होते हैं उनको सम्मान देने का काम किया था। एक बार जब सीमा पर उन्हें जाना था और सीमा पर, सियाचिन की सीमा पर जवानों से मिलने के लिए वहां पर बड़े बड़े अधिकारी आए और बड़े बड़े जनरल, उन्होंने कहा कि नेताजी अगर आप वहां जाएंगे तो आपको अपना पहनावा बदलना पड़ेगा। आप धोती कुर्ते में जाना चाहते हैं वो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि सर्दी बहुत है, माइनस का टेम्परेचर है, आपको गर्म कपड़े पहन के जाना होगा। नेताजी ने कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो धोती कुर्ते में ही जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। वो पहले रक्षा मंत्री बने जो धोती कुर्ता में सियाचिन की सीमा पर जवानों से मिलने गए थे। इसी तरह जब उन्हें रूस
सुकोई विमान की खरीद के लिए जाना था। फिर एक बार उन्होंने अधिकारियों ने यही बात कही कि रूस आप जा रहे हैं, वहां सर्दी बहुत है, बर्फ पड़ती है, हवाएं तेज चलती हैं, अगर आप वहां जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, आपको अपने कपड़े बदल करके जाना पड़ेगा, देश दूसरा है। नेताजी ने कहा नहीं, मैं सियाचिन की सीमा पे भी होकर के आया हूं, इन्हीं कपड़ों में रूस जाऊंगा। और आपको याद होगा जब सुकोई विमान खरीदने नेताजी गए थे उस करार के लिए, तो रूस के उस समय के राष्ट्रपति अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके नेताजी के सम्मान में उनके साथ स्वागत कर करके और उसको करार करने का काम किया। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि नेताजी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया किसान नौजवानों को जगाने के लिए और गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते। वो अलग तरह के नेता थे, वो जमीन को समझते थे, हमारे किसान नौजवानों की समस्या को समझते थे, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, वो खुद महसूस करते थे क्योंकि आपके बीच से निकले थे। मुझे याद है जिस समय देश की सबसे बड़ी सड़क बनने जा रही थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो सबसे बड़ी सड़क है, हालांकि जीटी रोड से बहुत दूर है, लेकिन देश की सबसे बड़ी सड़क बनने जा रही थी। मैंने नेताजी से कहा कि आपको शिलान्यास करना है सड़क का। नेताजी शिलान्यास के लिए आए और जब शिलान्यास पर पहुंचे और उनका समय हुआ शिलान्यास का, तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं कार्यक्रमों, उन्हीं प्रोजेक्टों का शिलान्यास करता हूं जिसकी उद्घाटन की मुझे तारीख पता होती है। उन्होंने पूछा कि उद्घाटन कितने दिनों में होगा, सबने कैलकुलेट करके बताया कि 36 महीने लगेंगे उद्घाटन में। नेता ने कहा कि 36 महीने में उद्घाटन होगा तो पता नहीं 2017 में सरकार किसकी होगी, इसलिए अगर आप शिलान्यास मुझसे कराना चाहते हो तो इसकी उद्घाटन की तारीख 24 महीने के अंदर बना करके तैयार करो। मैंने कहा नेताजी ये देश की सबसे बढ़िया सड़क बनने जा रही है, सबसे बड़ी सड़क बनने जा रही है, 24 महीने में कैसे बनेगी? नेता ने कहा तुम्हें नहीं पता है, मैं जब कभी किसी पुल का शिलान्यास करता था या सड़क का या किसी कार्यक्रम का, तो मैं पूछता था इंजीनियर और वहां के लोगों से कि कब उद्घाटन होगा। जब उद्घाटन की तारीख पता होती थी तब जाकर के मैं शिलान्यास करता था। मैंने एक कंपनी जो सड़क बनाने जा रही थी उससे पूछा कि क्या 24 महीने में बना दोगे? सभी कंपनियों ने एक के बाद एक कहा कि हाँ हम बना देंगे 24 महीने में। और आपको याद होगा 21 नवंबर 2016 को 23 महीने में वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 323 किलोमीटर का बन करके तैयार हो गया, और जिसका शिलान्यास नेताजी ने किया था 23 महीने में देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली सड़क आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हम लोगों ने बन के तैयार करा दी थी। और जब उद्घाटन हुआ तो पहली बार भारत देश में सुकोई मिराज सड़क पर उतारने का काम अगर किसी ने किया था तो नेताजी के सामने और समाजवादी पार्टी ने सुकोई और मिराज को सड़क पर उतारने का काम किया था, तब उद्घाटन हुआ था। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि नेताजी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, देश की राजनीति को मोड़ने का काम किया है। आज जो हम समाजवादी नारे लगा रहे हैं, ये जो समाजवादी आंदोलन हम तक और आप तक पहुंचा है, ये नेताजी की देन है। नेताजी ने समय समय पर समाज को जोड़ने का काम किया, भाईचारे की राजनीति की, सौहार्द की राजनीति की। और आप जानते होंगे जब मान्यवर काशीराम जी के साथ समझौता किया था तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सरकार बना दी। एक ऐसा भी समय था जब दोनों दल एक साथ आ गए थे, दोनों दलों ने मिलकर के समाज में एक नई दिशा देने का काम किया था और उसके बाद सरकार बनाने का काम किया। नेताजी पूरे जीवन लगातार इसी तरह संघर्ष करते रहे, और जब कभी हम समाजवादियों को मौका मिला तो समय समय पे हम लोगों को भी वो गाइड करते रहे। हमें याद है संघिसा की सड़कें बनी थी, कोई साथी समाज के तमाम समाज के लोग आए उनके पास, उन्होंने कहा कि संघिसा के आसपास की जो सड़कें हैं सब की दुर्दशा है, सड़कें नई बनी हुई हैं, और आपका क्षेत्र बगल में है और फरकाबाद आपका जो जिला है वो लोहिया जी का क्षेत्र है,
नेताजी ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि बताइए संगीता जैसी जगह की सड़कें नहीं बनी है। उस समय जो नेताजी से लोग मिले थे मैनपुरी और फरुखाबाद के, उन्होंने जो जो सड़कें दी लिख करके, आपको जानकारी होगी और खुशी इस बात की हुई कि संगीता को जोड़ने वाली सब सड़कें हॉट मिक्स से बनाने का काम उस समय समाजवादी सरकार में हुआ था। बड़े बड़े काम किए समाजवादियों ने। जब हम लोग सरकार में थे, लैपटॉप बांटा था, कंप्यूटर। ये नौजवान तो अभी हर एक के हाथ में मोबाइल है। उस समय इतने स्मार्टफोन नहीं थे, फोन भी इतने नहीं बिक पा रहे थे। उस समय लैपटॉप अगर किसी ने बांटा सबसे ज्यादा तो समाजवादियों ने बांट करके दिखाया था। और उस समय जिनको मिला होगा लैपटॉप, कंप्यूटर, वो आज भी चल रहा होगा। और जब भी उसको आप चलाते होंगे तो नेताजी उसमें दिखाई देते होंगे और कोई दूसरा नहीं दिखाई देता होगा। बताओ दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? ये नौजवान लगता हमें खुश करने के लिए कह रहे हाँ हमें लैपटॉप मिला। ये सही बताओ, अभी जो मिला जिनको मिला वो चल रहा कि नहीं चल रहा? और नहीं मानते। पत्रकार अगर साथी कह रहे तो ठीक कह रहे हैं। जिनको मिला होगा, किनको मिला है छत पे, देखो बेटी उसको मिला। चलने पर नेताजी की तस्वीर आती कि नहीं आती है? और ये जो पुलिस वाले खड़े हैं इनके घर परिवार में भी मिला हुआ, इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। और नहीं मानते, जब हम भाषण दे के चले जाए तो चुपचाप इनसे पूछ लेना। और ये जिनकी हंसी तो ये बता रही कि ये भी समाजवादी पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं। अब कितना भी चेहरा छिपाओगे नहीं छिपा पाओगे, हंसी तो आई जाएगी। तो समाजवादी ने कोई थोड़े बहुत काम नहीं किए हैं। ये जो एम्बुलेंस है, जब समाजवादी सरकार थी तो फोन मिलाते थे, एम्बुलेंस आपकी आ जाती थी। अब फोन मिलाते रहो, एम्बुलेंस आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। और ये एम्बुलेंस इसलिए नेताजी और समाजवादी ने शुरू की थी जिससे कि हमारे गरीबों को अगर कभी अस्पताल जाने की जरूरत पड़ जाए, उन्हें अस्पताल जाना हो, और खासकर गर्भवती जो महिलाएं थी, कभी भी उनको परेशानी आ जाए तो वो फोन मिलाती थी, एम्बुलेंस पहुंच जाती थी। और हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री थी अस्पताल, और अस्पताल से वापस लाने कोई पैसा नहीं लगता था। इस सरकार ने एम्बुलेंस बर्बाद कर दी। 100 नंबर गाड़ी शुरू की थी पुलिस के लिए, जिससे पुलिस समय पर पहुंच जाए अगर कहीं कोई घटना हो जाए। हमारे गरीब को, किसान को, खेत में अगर वो काम कर रहा है, कोई गरीब है, वो थाने उसको न जाना पड़े, इसलिए 100 नंबर की व्यवस्था शुरू की थी। और ये 100 नंबर हम लोग अमेरिका से लेकर के आए थे। अमेरिका से इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि न्यूयॉर्क की जो पुलिस है सबसे जल्दी काम करती थी, जल्दी घटना पे पहुंचती थी। मैंने उस समय सरकार के एक बहुत जानकार प्रोफेसर वेंकट को सलाहकार बनाया, और मैंने उन प्रोफेसर वेंकट को सलाहकार बना करके पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, वरिष्ठ जो समझते हैं टेक्नोलॉजी को, उनको मैंने न्यूयॉर्क भेजा। न्यूयॉर्क की पुलिस कैसे काम करती वो देख करके आओ। वो ह्यूस्टन गए, अमेरिका का एक शहर है, उसमें होकर के आए। उसके बाद सिंगापुर गए, और उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के लिए 100 नंबर वाली व्यवस्था लागू की। और इसीलिए लागू की कि गांव में अगर कहीं खेत पर, पेड़ पर कहीं झगड़ा हो जाए, आप 100 नंबर मिलाइए, पुलिस आपके पास पहुंचेगी और आपकी मदद करेगी। 100 नंबर को इस सरकार ने 112 कर दिया। $112 कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री इतनी ही फिजिक्स जानते हैं। अभी वो फिजिक्स पढ़ा रहे थे कुछ दिन पहले, जब हम लोगों ने पेंडुलम बता दिया कि पेंडुलम क्या होता है, तो उसके बाद वो पेंडुलम भूल गए। और आप सच बताना, आप जब से 100 से 112 हो गया, तब से बताओ
अधिकारियों ने अपना रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? इनकी बात नहीं कर रही, ये तो जवान, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इनकी मजबूरी है, क्या करेंगे, नौकरी कर रहे हैं। और इनके पुलिस के अधिकारियों से पूछना जो बड़े बड़े दिखाई देते होंगे कि बताओ ये 100 नंबर 112 खराब कर दी कि नहीं कर दी, पुलिस को कबाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया। वो कबाड़ा कर दिया पुलिस। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी क्या सिखा रहे थे हमें, फिजिक्स। बोले हमारे चाचा पेंडुलम हैं। तो मैंने कहा पेंडुलम हम जानते ही नहीं क्या होता है पेंडुलम। बताओ कुछ पत्रकार साथी तो जानते होंगे पेंडुलम क्या होता है। और पेंडुलम का सबसे अच्छा उदाहरण गरीब और किसान के लिए है, वो जो हम लोग झूला डालते हैं डाल पर, तो झूला सबसे अच्छा उदाहरण है। गाड़ी के पीछे तो गाड़ी नहीं। और हमने ये कहा कि हमारे चाचा बहुत पुराने राजनीति करने वाले हैं, वो ऐसा झूला झुलाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। और ये जो शादी कह रहा है पतैया, अगर कोई अच्छी पतैया ले तो बताओ जो नौसिखिया उसमें रोता है कि नहीं रोता है? कोई नया आदमी झूले पे बैठा लो और अगर तुम्हारे पतैया बोलते हैं तो तेज पतैया ले ली तो क्या होता है बताओ। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हम फुटबॉल खेल लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम क्या फुटबॉल खेल लेते हैं। और ये नौजवान जानते होंगे कि उस दिन पहले मुख्यमंत्री जी क्रिकेट खेल रहे थे, उनका बल्ला कहीं घूम रहा था, बॉल कहीं जा रही थी। वो तो कैसे मुख्यमंत्री जी हैं। अभी समाजवाद सिखा के गए मुख्यमंत्री जी कल मैनपुरी में। समाजवाद, बोले समाजवाद क्या है। हमने उनका पहला विधान परिषद में भाषण सुना था। अभी तो हमारा समाजवाद दूसरा बताया, हमारी पार्टी के लोगों को और दूसरा समाजवाद समझाया। और एक बार मैंने विधान परिषद में समाजवाद उनका सुना था। वो समाजवाद पे भाषण दे रहे थे कि देखो समाजवाद, ओशो ने ये कहा, मैं दंग रह गया। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को समाजवाद पढ़ने के लिए ओशो की किताब मिली, बताओ। और हमारे मुख्यमंत्री कितने अच्छे हैं, समाजवाद सीख रहे हैं ओशो से। तो अगर समाजवाद वहां से सीख रहे हैं तो किताब पूरी भी पढ़ते होंगे वो लोग। और फिर ये कह रहे हैं कि बेचारी डिम्पल को फंसा दिया, यही अखबार में छपा है ना। पता नहीं कौन क्या बता रहा है। नहीं ये मत कहो, अरे ऐसी बात कह दोगे हम अपना भाषण भूल जाएंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को जो बताना चाहिए था वो नहीं बता के जा रहे हैं। वो जो उन्हें बात बतानी चाहिए वो नहीं बता के जा रहे। बताओ 2 बार मुख्यमंत्री जी आए, न जाने कितनी बार डिप्टी सीएम आए, क्या उन्होंने ये बताया कि किसानों को डीएपी कितने में मिल रही है? बताओ हमारे किसान भाइयों, खाद और डीएपी की हालत क्या है? क्या आपको मिल पाई? और अगर आप डीएपी लेने गए होंगे तो बताओ उसमें 5 किलो की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? और संग में आपको एक और बोतल और खरीदनी पड़ रही। बताओ अभी तक कभी किसी ने डीएपी के संग बोतल खरीदी? बताओ डीएपी की क्या स्थिति है। और धान खरीद का कहीं सरकारी केंद्र खुला हो तो बता दें हमें एक जगह पर। और ये मुख्यमंत्री जी क्या ये बता के गए कि जब बिजली का बिल गरीब के पास आता है तो बिजली का बिल का गरीब को करंट लगता है। बताओ करंट लगता कि नहीं लगता जब बिल आता है? बिजली बनाई नहीं, केवल बिजली महंगी की इन्होंने।
और आज तक 5 साल हो गए, लगभग 2.5-3 साल हो गए इस प्लांट को लगते लगते। जीटी रोड पे आपने देखा होगा दाईं तरफ बराबर पे एक बहुत बड़ा बिजली का कारखाना लगाना का शुरू किया था हमने, अभी तक पूरा नहीं किया। और अगर पूरा कर लिया होता तो मैं यकीन से कह सकता हूं आपको इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। 24 घंटे बिजली आती है आपकी। और ये बिजली का कारखाना क्यों लगाएंगे? अगर उनके मुंह से आज तक बिजली के कारखाने का नाम सुना हो तो बता दो हमें। आज तक बिजली के कारखाने का नाम सुना हो तो बता दो। ये जो अधिकारी लोग कभी कभी लाठी घुमाते हैं सरकार के कहने से, ये बता दें और कभी नाम सुना हो तो। बिजली तो आप भी इस्तेमाल करते होंगे, बताओ। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी बिजली के कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।